હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણી સાથે છે મિસ્ટર સમીર નારાયણ, જે બિરલા મ્યુચ્યુઅલ ફંડના પીએમએસ અને એઆઈએફના હેડ છે. તો આજે આપણે એમની સાથે પીએમએસ અને એઆઈએફની વાત કરીશું. સો થैंक यू वेरी मच समीर सर. प्लेजर मुकेश भाई. तो सर पिछले 5 सालों में पीएमएस में बहुत पैसा आ रहा है, उसका यूएम बढ़ रहा है. तो आप थोड़ा पीएमएस के बारे में बताइए और पीएमएस क्यों करना चाहिए. पिछले 4-5 सालों में डायरेक्ट स्टॉक में भी बहुत पैसा बढ़ा आया है, बहुत सारे डिमेट अकाउंट्स ओपन हुए हैं, लेकिन अभी जो करेक्शन आया है उसमें बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो बहुत डाउन हुआ है कंपेयर टू पीएमएस. तो इसके बारे में थोड़ा बताइए. मुकेश भाई, पहली बात तो मैं आपके निवेशकों और आपको ये बताना चाहूंगा कि इंडिया में पीएमएस और म्यूचुअल फंड दोनों इन्वेस्ट शेयर बाजार में ही करते हैं. यस. स्टॉक्स शेयर बाजार के ही लेते हैं. खाली म्यूचुअल फंड इज फॉर द मासेस, मतलब वो पूरे आवाम के लिए बहुत बड़े पैमाने का कंपल्सरी सेविंग इंस्ट्रूमेंट एवेन्यू सरकार ने बनाया है. तभी म्यूचुअल फंड सही है के माध्यम से काफी लोगों की एसआईपी के दौरान वेल्थ क्रिएशन बनी है. बराबर. लेकिन जिन्होंने बाजार में ऑलरेडी 10-15 साल से कंपाउंडिंग का बेनिफिट्स टेस्ट कर लिया है, उनके लिए पीएमएस भी एक रेगुलेटेड ऑप्शन अवेलेबल है, जहां रेगुलेटर खुद कहता है कि अगर आप बाजार की वॉलेटिलिटी से वाकिफ हैं और अब आप बाजार में बड़े अवधि के लिए रिटर्न कमिट करने, स्टॉक कमिट करने के लिए तैयार हैं, तो पीएमएस एक ऐसा ऑप्शन है जहां आप 3-5 साल अगर उसको देंगे तो आपको म्यूचुअल फंड से 1-2% रिटर्न कमाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. क्योंकि आप पहली बात तो एक फोकस पोर्टफोलियो चलाते हैं, आप एक थीम का आउटलुक लेके 3-5 साल उसको इवॉल्व होने का टाइम देते हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स कमिंग बेटर इज हायर देन अ पोर्टफोलियो जहां 60-70 नाम होंगे, जहां आपके बाय रेगुलेशन आप उसको बहुत टाइटली रेगुलेट करते हो. लेकिन पीएमएस में आपके रेगुलेशन होने के बावजूद आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फंड मैनेजर के लिए ऐसे अवेलेबल होती हैं कि आप उसमें एक्स्ट्रा 1-2% रिटर्न कमाने के लिए थोड़ी लंबी अवधि लेने के लिए तैयार हो. अगर आप कंपैरेबल देखो तो किसी क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड के मुकाबले पीएमएस एक क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड जैसा ही प्रोडक्ट है, लेकिन वो डायरेक्ट स्टॉक्स आपके नाम में लेता है. इसके बनस्पत की म्यूचुअल फंड जहां खाली आप मतलब इन्वेस्टर के डीमेट में ही आप स्टॉक लेते हो, लेकिन द सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक वो फंड मैनेजर करता है. सो इट इज लाइक हैविंग एन इंडिविजुअल फंड मैनेजर फॉर योरसेल्फ. जैसे म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर एक स्कीम में लाखों निवेशकों का पैसा मैनेज करता है, इन अ पीएमएस प्रोडक्ट इट इज लाइक ही इज अ यूनिक फंड मैनेजर फॉर योर मनी. तो वो आपका जो वो पीएमएस स्कीम इन्वेस्ट करेगी तो आपके नाम के डीमैट अकाउंट में शेयर लिए बेचे जाएंगे और आपको तुरंत इत्तला होगी. उसके बाद जब आप फंड मैनेजर के व्यू से अगर आपका मेल खाता है और आप उसको 3-5 साल की अवधि देते हो, तो उसमें आपको 1-2% रिटर्न बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाए. मतलब जो आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टर खुद स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, तो ऐसा हम मान ले कि भाई पीएमएस में आप एक एक्सपर्ट को हायर करते हो और वो एक्सपर्ट आपके डीमेट अकाउंट में स्टॉक खरीदता है. लेकिन उसमें मुकेश भाई मुझे ये भी बताना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप, जैसे आपने बताया कि डायरेक्ट स्टॉक्स में पिछले 3-5 साल में बहुत लोगों के पैसे बने हैं, लेकिन अब बाजार एक लेवल पे ऐसा पहुंच गया है जहां अब आपको अपनी कंपनी और उसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी और उसकी अर्निंग्स प्रोस्पेक्ट्स समझने पड़ेंगे. बराबर. अब क्या है ना कि एक टाइड ने सारे स्टॉक्स को एक लेवल पे ले आई है. बराबर. अब यहां से रिटर्न कमाने के लिए हम ये नहीं कहते कि खाली फंड मैनेजर समझ सकता है. आप भी अगर अपना टाइम दे सकते हो और देना चाहोगे और आप कंपनी को स्टडी करो, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को, उसके कंपटीशन को और उसके अर्निंग्स पॉसिबिलिटी को, तो आप भी अच्छा डिसीजन ले सकते हो. लेकिन आपका वो काम नहीं है. आप अपने व्यवसाय में रुपया कमा रहे हो, तो आपका रुपया सही जगह लग रहा है कि नहीं, यही निर्धारित करने के लिए एक फंड मैनेजर ये काम करता है. और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब कोई 50 लाख 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करता है पीएमएस एआईएफ में, जो खुद करता है, लेकिन उसके अलावा अगर फंड मैनेजर के साथ काम करता है तो रिटर्न प्रोबेबिलिटी बढ़िया हो जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिस्क कम हो जाता है. रिस्क मैनेजमेंट इन अ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्मेट वो इनबिल्ट है डिसीजन मेकिंग में. यस. मतलब अगर आप देखो, रिस्क के 3-4 पैरामीटर्स होते हैं कि ऐसी एक धारणा है कि रिटर्न कमाने के लिए हमको रिस्क लेना बहुत जरूरी है. यस. बाजार में इस लेवल पे जब बाजार पिछले 4 साल में एक बार डबल हो चुका है, आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेने आप बिल्कुल अनिवार्य नहीं है. बल्कि इस समय अगर आप रिस्क कंट्रोल कर लो
ओवर अ होल्डिंग पीरियड ऑफ 3 से 5 साल रिटर्न अपने आप आएंगे। वो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इंडिविजुअल से बेटर कर सकता है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ऐसे टाइम के रिस्क को मैनेज करना, रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि यहां से अगले 2-3 साल में आपका रिटर्न कितना आता है, इट इज नॉट अ फंक्शन आप कितना रिस्क ले रहे हो, इट्स अ फंक्शन ऑफ कि आप अपनी कंपनी को कितना अच्छे से समझते हो और अपने पोर्टफोलियो में आपने एग्रीगेट लेवल पे रिस्क कैसे कंट्रोल किया है। अगर आप ये कर लोगे तो इंडिया में हमेशा से बेटर देन नॉमिनल जीडीपी, जैसे नॉमिनल जीडीपी 11-12% है, उससे 1-2% ओछा रिटर्न आपको आराम से मिलने की शक्यता है। बराबर बराबर। तो सर ये बताइए कि जब इंडिविजुअल क्लाइंट डायरेक्ट स्टॉक में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है तब उनको इतना मालूम नहीं होता है कंपनी क्या कर रही है, उसका पी क्या है, उसका कंपनी का फ्यूचर क्या है। तो वो कंपैरिजन में आप जब स्टॉक बाय करते हो तो उसमें मेन डिफरेंस क्या होता है? तो मुकेश भाई, जैसे हमारी एक टीम है जहां पे हमारे 3 रिसर्च एनालिस्ट हैं जो ईच ट्रैक ऑलमोस्ट 40 स्टॉक्स। हमारी फंड मैनेजमेंट टीम, एक मेरे कोलीग और मैं, तो हम 5 जन जो हैं, हम कंपनी से हर क्वार्टर में एक बार उनसे मिलते हैं, उनसे समझते हैं, उनसे वाद विवाद और डिस्कशन करते हैं और उसके बाद हम एक व्यू बनाते हैं कि भाई ये कंपनी की ग्रोथ रेट की पोटेंशियल 3-5 साल में कितनी हो सकती है। तो अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर, एक उसको टाइम की कंस्ट्रेंट्स है, आजकल पहले के मुताबिक इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी तो बहुत है, लेकिन टुडे देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ टू मच इंफॉर्मेशन। यस। और काफी टाइम पे ऐसा देखा गया है कि भाई जब डायरेक्ट इक्विटी का ट्रेंड अच्छा चलता है तो आप बहुत कहीं सुनी बात पे आप शेयर ले लेते हो, उसके बाद जिसने आपको सुझाया वो भी भूल गया और आप भी भूल गए। यस। तो ऐसे फिर आपके डीमैट अकाउंट में पड़े रहते हैं, आप ना उसको एक्टिवली ट्रैक कर रहे हो, ना ही आप उसको समझ रहे हो। तो ऐसे में आपका रुपया ब्लॉक हो जाएगा और आप उसको ढंग से स्टडी करके उसको रिपीटेड लेवल फॉलो अप नहीं कर पाओगे। वो हम एज अ मैटर ऑफ रिसर्च प्रोसेस, हमारी टीम एनालिस्ट और फंड मैनेजर मिलके यही काम करते हैं। तो इसीलिए अगर आप वो कंपनी पे अपना रिसर्च फोकस और प्रोसेस के हिसाब से डिलीजेंस कर सकते हैं तो फिर जो हम कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हो। लेकिन फिर हम ये हमारा व्यवसाय है, ये दिस वी डू फॉर अ लिविंग। आपको अपना काम छोड़ के, जहां आप कमा रहे हो, जहां आपकी आमदनी हो रही है, अगर आप अपना व्यवसाय छोड़ के ये करोगे तो आपका टाइम इन्वॉल्वमेंट बहुत होगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो आपका कहना का मतलब है कि अगर आप अपने अपने पीएमएस में जो जो स्टॉक बाय किए हैं उनको अगर लंबे समय के लिए रखना है तो आप उनको मिलते हो, उनके मैनेजमेंट को मिलते हो, उनका व्यू देखते हो, उसके बाद रखते हो, जो नॉर्मली एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं करता। और क्योंकि हम इंस्टीट्यूशनल हैं तो इसीलिए हमारे को कॉर्पोरेट्स की एक्सेस भी बेटर होती है, हम उनसे रेगुलरली इंटरेक्ट कर सकते हैं और हम उनसे अपना व्यू बनाने के लिए उनसे क्वेश्चंस करके उनकी स्ट्रेटेजी बेटर समझ सकते हैं। बराबर। इसीलिए उसका फायदा आपको स्टॉक सिलेक्शन में दिखता है। ओके, थैंक यू। अभी सर आपका हमने एक सिलेक्ट पोर्टफोलियो, एक पीएमएस आपका जो स्मॉल एंड मिड कैप पीएमएस है, आज के टाइम पे बहुत सारे लोग, एक साल पहले भी जब हमने इसके बारे में इन्वेस्टर को बताया था, बहुत सारे इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था पैसा, तो वहां भी स्मॉल एंड मिड कैप एक्सपेंसिव था, फिर भी आज 40% रिटर्न बना है। तो यहां से जब आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो लेकिन आप पीएमएस के थ्रू जाते हो तो उसमें क्या अंतर है और किस तरह से इन्वेस्टर को बेनिफिट हो सकता है? ओके, तो मुकेश भाई, जैसे आपने बताया, हमारी जो स्मॉल एंड मिड कैप स्कीम है उसमें अगर आप देखो हमारा चर्न सबसे कम है, क्योंकि जब हम कंपनियों को बेटर समझते हैं तो अगर कंपनियों के धंधे शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं होते लेकिन उनके भाव ऊपर नीचे जाते हैं, तो हमको ये पता है कि अगर ये कंपनी का भाव किसी कारण से गिरा है, अगर वो कारण ट्रांजिटरी है तो वो 3 महीने में खत्म हो जाएगा। बराबर है। तो अगर हम समझ बेटर होगी तो पेशेंस बेटर होगा, पेशेंस होगी तो डिसिप्लिन होगा। तो इस तरीके से अगर हम अपने पोर्टफोलियो को चला रहे हैं तो आज कम रिस्क लेके भी, जैसे हमारे स्मॉल एंड मिड कैप में हमारा बीटा बहुत कम है, जैसे बीटा इज अ मेजर ऑफ कि मार्केट अगर 10% गया और आपका बीटा 1 है तो आपका पोर्टफोलियो भी 10% बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर बाजार 10% गिरा तो आपका पोर्टफोलियो 10% गिरेगा। कुछ लोग हाई बीटा एज अ स्ट्रैटेजी सोचते हैं कि रिटर्न कमाने का वो अच्छा तरीका है, लेकिन वो जब तक तेजी चल रही है तब तक ठीक है, लेकिन मंदी में आपके रिटर्न्स बहुत जोर से नीचे आ सकते हैं। बराबर। तो इसीलिए हम बीटा कम रखते हैं, चर्न बहुत कम रखते हैं, और क्योंकि हम कंपनी का धंधा समझते हैं इसीलिए अगर शॉर्ट टर्म में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो उस वजह से आप स्टॉक बेचते नहीं हो। लेकिन इंडिविजुअल, क्योंकि वो जाके कंपनी को उतना उसने टाइम नहीं बिताया है कंपनी के साथ, उसका रिएक्शन रादर देन रिस्पॉन्स होने की शक्यता ज्यादा है। इसीलिए जिस समय पे शेयर लेना चाहिए
हो सकता है वो खाली भाव देख के उसको बेच दे, बराबर। वो हम ना करने की कोशिश ज्यादा करें। तो सर आपका हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है कि आज के लेवल पे जब हम जनवरी 2020 में बैठे हैं तो आपके स्मॉल एंड मिड कैप जो पीएमएस है तो उसमें क्या यहाँ भी आज भी हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगले 5 सालों में 4 सालों में आपको कैसा लगता है? तो मुकेश भाई, जैसे आज भी अगर आप देखो, हम 2-3 चीजें बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो का आज भी फॉरवर्ड मल्टीपल क्या है। तो फॉरवर्ड मल्टीपल अगर करीब 35 के आसपास है और उसकी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ करीब 25% है, तो 35 डिवाइडेड बाय 25 मतलब जिसको पेग रेशियो बोलते हैं, दैट इज रफली अबाउट 1.5। ओके, विच मींस वी आर नॉट ओवर पेइंग फॉर ग्रोथ। ओके, बिकॉज आज के बाजार में अगर आपने मान लीजिए 40% ग्रोथ टारगेट करने के लिए अगर कोई कंपनी खरीदी, जाहिर है 5 साल की तेजी के बाद वो आज आपको 70 मल्टीपल पे मिलेगी। बराबर। तो अगर आपने 70 मल्टीपल आज उसको प्राइस दे दिया और उसकी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से थोड़ी भी कम आई, तो वो 70 मल्टीपल 40 हो जाएगा। बराबर। तो उस टाइम पे आपको शॉर्ट टर्म हिट होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो हम सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो में आज भी हमारा फॉरवर्ड मल्टीपल ठीक है, बीटा कम है, चर्न कम है, और हमारी कंपनियों ने इवन इन द रिसेंट पास्ट पर्याप्त ग्रोथ डिलीवर की है। तो हम काफी कॉन्फिडेंट है कि हमारी कंपनी का केगर, अर्निंग्स केगर आज के दिन करीब 25% एक्सपेक्टेड है। अगर फर्ज करिए कि किसी कारण से स्लो डाउन के चलते अगर 25 का 20 भी डिलीवर हुआ, तो हमारे हिसाब से 18% से 20% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन ओवर 3-5 ईयर पीरियड एक्सपेक्ट करना बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। और हमको लगता है कि क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कंपनियां नहीं खरीद रहे हैं, तो ये अगर आप होल्ड करेंगे तो कंपनियों का अर्निंग्स प्रोग्रेशन में ये रिटर्न आने की संभावना काफी। तो यहां से अगर किसी को इन्वेस्टरों का 5 साल का व्यू है तो आपके हिसाब से लार्ज कैप में जाना चाहिए या मिड एंड स्मॉल कैप के पीएमएस में जाना चाहिए? मुकेश भाई, मेरे हिसाब से आपको अब ना कंपनी स्पेसिफिक बहुत जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि खाली लार्ज कैप में रिटर्न आएगा या स्मॉल एंड मिड में नहीं आएगा। अब जो कंपनियों की अर्निंग्स डिलीवरी रिलेटिव टू एक्सपेक्टेशन एंड रिलेटिव टू ट्रेंड अगर सस्टेन करेगी, उनका मल्टीपल एक्सपांड करेगा। बराबर। मतलब मार्केट पे डिपेंड नहीं करता है, आप कौन सी कंपनी में पैसा डालते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। इट इज ऑल कमिंग डाउन टू बॉटम अप स्टॉक पिकिंग नाउ, बिकॉज एक जो ट्रेंड इन्वेस्टिंग थी वो अब एक पैमाने पे एक लेवल का कंप्लीशन हो चुका है। अब आपको काफी ऐसे लार्ज कैप है जिसमें वैल्यूएशन रिच है और अर्निंग्स ग्रोथ उतनी नहीं है, वहां पे हो सकता है रिटर्न न बने। और कन्वर्सली ऐसे बहुत स्मॉल एंड मिड है जहां अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी है, आपका एड्रेसेबल मार्केट साइज बड़ा है, तो आप अगले 3-5 साल के लिए ग्रो कर सकते हो और उनका मल्टीपल उतना महंगा नहीं है, तो हो सकता है वहां ग्रोथ बरकरार रहे। तो मतलब यहां से अगर 5 साल का व्यू है इन्वेस्टर का, तो स्मॉल एंड मिड कैप के पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल मुकेश भाई, बल्कि इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट, और इंडिया में अगर आप सही चीज लेके लंबी अवधि के लिए बैठते हो, तो ऐसा हिस्टोरिकली देखा गया है कि जो स्मॉल एंड मिड सही से इवॉल्व करती है, मतलब स्मॉल टू मिड टू लार्ज ग्रो करती है, उसमें अच्छे केगर बनते हैं। तो हमको कोई भी कॉन्टेक्स्ट में यहां भी लगता है कि अभी भी आपको बाजार में स्मॉल एंड मिड में अगर आपका होल्डिंग पीरियड अच्छा है, तो यहां भी रिटर्न बनने की शक्यता काफी है। ओके, तो सर ये बेसिक बात थी कि भाई डायरेक्ट स्टॉक वर्सेस पीएमएस क्यों करना चाहिए। अगर आप एक बड़ा पैसा लगाते हो, 50 लाख के ऊपर का पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, अपने हार्ड अर्न मनी इन्वेस्टमेंट करते हो, तब आप एक्सपर्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो, तब आपका पोर्टफोलियो रिटर्न नॉट इंपॉर्टेंट, आपका डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्ट होता है और रिटर्न बनता है। सर तो अभी जैसे आपने बात किया, तो अभी हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर जिनके पास स्टॉक बहुत सारे हैं, बहुत पुराने स्टॉक है, फादर ने स्टॉक लिए थे, तो आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जो उनका पोर्टफोलियो आप एक बार देख लो तो उनको पता चले कि भाई उनका जो खुद के पास अभी स्टॉक है उनका कितना रिटर्न है? बिल्कुल मुकेश भाई, बल्कि हम स्टॉक ट्रांसफर भी पीएमएस आपको इनेबल करता है कि अगर आपके पास, जैसे किसी ने बोला कि अच्छा लगता है वो ले रहा है, आपने भी ले लिया और आपके पास ऐसे बहुत लंबी होल्डिंग हो गई जिसको आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं रेगुलरली, तो वो अगर आप हमको बताएंगे तो हम आपको एक कंपैरिजन स्टेटमेंट दे सकते हैं कि भाई अगर यही पोर्टफोलियो आपने इतने साल होल्ड किया, उसके बनस्पत अगर आप हमारे किसी पीएमएस में होते तो आपके कितना रिटर्न बढ़ता घटता जो भी है, ऐसा एक रिव्यू मैकेनिज्म फैसिलिटी अवेलेबल है। तो वो देख के इंसान देख सकता है कि जो पोर्टफोलियो आप ट्रैक नहीं कर रहे हो, अगर उसके बनस्पत उतना ही रुपया आपका किसी फंड मैनेजर के पास रहता तो आपका क्या रिटर्न गैप है।
मतलब आपका ये कहना है कि भाई इंडिया में अभी बहुत सारा डिस्ट्रप्शन हो रहा है, मार्केट डायनेमिक चेंज हो रहा है, मतलब बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी नहीं चलता है, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। तो मतलब हम आपको अगर स्टॉक का लिस्ट देंगे तो आप रिव्यू करके दोगे कि उनके स्टॉक ने पिछले 6 महीने में, 1 साल में, 5 साल में कितना रिटर्न दिया है। Absolutely. तो वहां से उनको पता चलेगा कि भाई हमारा स्टॉक का रिटर्न कितना है कंपेरेटिव टू पीएमएस कितना रिटर्न दे रहा है। Absolutely. तो हर एक इन्वेस्टर को अपने डायरेक्ट स्टॉक का पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहिए, उनको पता चले कि भाई मार्केट जितना रिटर्न दे रहा है, पीएमएस जितना रिटर्न दे रहा है, क्या हमारा पोर्टफोलियो इतना रिटर्न दे रहा है। Absolutely. तो समीर सर ये बताइए कि जब हम पीएमएस, इन्वेस्टर पीएमएस करता है तो उनको टैक्सेशन कैसा रहता है? तो मुकेश भाई, पीएमएस में अगर आप देखिए, म्यूचुअल फंड तो पास थ्रू है, है पीएमएस में आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर के नाम का डीएमएट अकाउंट खोलते हैं yes. और उसमें आपकी बाय सेल ट्रांजैक्शन होती है। इसका मतलब उसका टैक्सेशन की लायबिलिटी इन्वेस्टर की खुद की है। yes. तो अब अगर मान लीजिए मैंने चर्न बहुत किया, मतलब बाय सेल खरीदी बहुत की, तो जाहिर है आपका टैक्सेशन कंपोनेंट बहुत आएगा, बराबर। आपको हर एडवांस टैक्स पे उसका एक फाइलिंग करनी पड़ेगी। इसके बनस्पत जब हम पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं तो हमारे सारे पोर्टफोलियोज का चर्न 0.2 to 0.5 के भीतर है, मतलब एवरेज होल्डिंग पीरियड इज 3 to 4 years। yes. सो विच मीन्स कि अगर आप किसी स्टॉक को अच्छे से समझेंगे तो फिर आप शॉर्ट टर्म में अगर भाव ऊपर नीचे होगा, आप उसको बिना समझे बेच लेंगे नहीं। बराबर। तो इसीलिए अगर आपका चर्न कम होगा तो आपके, वेदर आप डायरेक्ट होल्ड कर रहे हो या वेदर पीएमएस होल्ड कर रहा है, टैक्सेशन इज अ फंक्शन ऑफ ड्यूरेशन एंड बाय और सेल। तो आपको टैक्स इंडिविजुअल डायरेक्ट होल्डिंग में और पीएमएस में उतना ही लगेगा। पीएमएस में हम खाली इतना टेक केयर करते हैं कि अगर हम चर्न कम करेंगे तो आपका स्टेटेड पोर्टफोलियो रिटर्न वर्सेस नेट रिटर्न, बिकॉज आपको खाली पोर्टफोलियो की वैल्यू दिखती है, लेकिन जो आपने एडवांस टैक्स हर क्वार्टर भरा वो तो आप भूल जाते हो। तो अगर आप किसी भी पीएमएस से अपना कंपैरिजन कर रहे हो, यू हैव टू ऑलवेज कंपेयर पोर्टफोलियो वैल्यू वर्सेस टैक्स पेड। yes. तो वो अगर हम चर्न अपने आप कम रखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो रिटर्न वर्सेस टैक्स, पोस्ट टैक्स रिटर्न का गैप बहुत कम होगा। वो भी हम अपने पोर्टफोलियो में एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल लो चर्न एज अ फिलॉसफी प्रैक्टिस करते हैं। तो मतलब आपका कहना क्या मतलब है कि कोई भी इन्वेस्टर पीएमएस में इन्वेस्टमेंट करता है तो डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स एप्लीकेबल आएगा वही पीएमएस में, वही पीएमएस में होएगा, बिकॉज इंडिविजुअल के नाम पे अगर आपने साल भर के अंदर बेचा तो 20% है, साल के ऊपर बेचा तो 12.5 है। तो वो टैक्सेशन इज अवेलेबल, इज सेम फॉर एवरीबॉडी। इट इज जस्ट दैट व्हेन इट्स अ पीएमएस पोर्टफोलियो वी विल अंडरस्टैंड वेदर ड्यू टू एनी इवेंट और एज अ रिएक्शन डू वी नीड टू सेल और नॉट। जबकि आपको लगेगा कि अरे भाई अगर शेयर का भाव गिर गया तो चलो बेच देते हैं, वो हम थोड़ा सोच समझ के कारण डिसीजन लेते हैं, इसीलिए हमारा चर्न कम होता है। ओके सर, थैंक यू। तो नॉर्मली पीएमएस और एआईएफ में क्या डिफरेंस है? मुकेश भाई, पीएमएस इज अ डायरेक्ट इन्वेस्टर विच मींस इंडिविजुअल अकाउंट। एआईएफ इज लाइक म्यूचुअल फंड। यस। मतलब वहां भी एआईएफ में इन्वेस्टर यूनिट्स लेता है, और ऐसी जो धारणा है कि भाई एआईएफ में टैक्स नहीं लगता है, एआईएफ में टैक्सेशन फंड लेवल पे है, एट द फंड लेवल। इट इज नॉट कंटिंजेंट और इट इज नॉट अ लायबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। यस। तो फंड जो होता है वो लॉन्ग या शॉर्ट टर्म के हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन ऑफ बाय एंड सेल ट्रेड टैक्स डिडक्ट करके पे कर देता है, लेकिन विदहोल्ड करता है ताकि आप जब रिडीम करो आपके हिस्से का टैक्स डिडक्ट करके आपको नेट प्रोसीड्स आपके हाथ में टैक्स फ्री आती है। मतलब इन्वेस्टर को जो भी मिलेगा वो आफ्टर टैक्स मिलेगा, पोस्ट टैक्स मिलेगा, उसके बाद उसकी और कोई फाइलिंग रिक्वायरमेंट नहीं, इन्वेस्टर की वो लायबिलिटी नहीं रहेगी। तो सर इंडिया में अभी बहुत पीएमएस और एआईएफ के बारे में बातें हो रही है, पैसा बहुत आ रहा है, तो अगले 5 साल में आप क्या देखते हो कि आज जो पीएमएस और एआईएफ का जो साइज है वो कितना हो सकता है? तो मुकेश भाई, अगर आप आज सोचो कि आज पीएमएस की इंडस्ट्री करीब 7 लाख करोड़ के आसपास है, जिसका पिछले 5 साल का ग्रोथ रेट 20% रहा है। बराबर। अब ये है कि इंडिया में $1 मिलियन प्लस इन्वेस्टेबल सरप्लस के 8 लाख लोग हैं। बराबर। विच इज मोर देन 9 करोड़ ऑफ इन्वेस्टेबल सरप्लस। ये तादाद अगले 5 साल में डबल होने वाली है, और ऐसे लोग ये म्यूचुअल फंड के बजाय पीएमएस एआईएफ ज्यादा खोजेंगे, क्योंकि इनको आज के दिन लंबी अवधि के लिए पैसा रखने की कोई दे आर नॉट अवर्स टू इट, दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम। तो ये लोग जो है, इनको जब सब लोग, म्यूचुअल फंड इज फॉर द मासेस, पीएमएस इज फॉर पीपल हु अंडरगॉन दैट जर्नी
प्रॉफ एवोल्यूशन, जिन्होंने एमएफ का उतार चढ़ाव देख के, मार्केट की वॉलेटिलिटी समझ के अब वो लंबी अवधि का पैसा कमिट करने को रेडी है, इसीलिए उनके लिए पीएमएस है। और उनसे और इवॉल्व इन्वेस्टर के लिए एआईएफ है। एआईएफ में भी कैट 1, कैट 2, कैट 3 होता है। कैट 1 एंड कैट 2 अनलिस्टेड है और कैट 3 लार्जली लिस्टेड है। तो आई थिंक एज अ क्लाइंटेल और एज अ यूजर और एज अ पीपल हु विल सब्सक्राइब टू दीज प्रोडक्ट्स, इनकी तादाद अगर अगले 5 साल में बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द वेल्थ इफेक्ट इन द कंट्री, तो ऐसा मानना है कि भाई पीएमएस एआईएफ इंडस्ट्री की ग्रोथ अगले 5 साल पिछले 5 साल से बेटर होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर आज हमने बात की है पीएमएस एआईएफ के बारे में विद समीर सर, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड के पीएमएस और एआईएफ के इंडिया हेड। सो सर थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मुकेश, थैंक यू मुकेश, थैंक यू।